हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी पोयम फायर एंड आइस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं, मेनली उनके डिज़ायर्स, हेट्रेड और साथ ही में उनके अंदर की जो कैपेसिटी है, ह्यूमंस के अंदर की कैपेसिटी, वही बहुत है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। मेनली यहाँ पर ये जो पोयम है ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इमोशंस, पर्टिकुलरली डिज़ायर एंड हेट्रेड एंड द कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर इन्होंने दो सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, फायर और आइस। यहाँ पर जो फायर है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेंस पैशन को, और जो कोल्ड है यानी जो आइस है वो हमें बताता है इनडिफरेंसेस को, लोगों के बीच में जो आपसी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस है रिलेशनशिप में, वो डिस्क्राइब करता है आइस यानी कोल्ड बिहेवियर एक दूसरे के प्रति। और ये दोनों ही चीज़ें, जो फायर है और जो आइस है, ये दोनों ही इतने ज़्यादा इनमें पोटेंशियल है कि इन दोनों की वजह से तबाही आ सकती है, तबाही मचाई जा सकती है दुनिया में, और दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। जो फायर है वो सिंबलाइज करता है ह्यूमन इमोशंस को, जैसे उनके डिज़ायर्स, उनका लस्ट, ग्रीड या फिर उनका पैशन, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो दुनिया है उसको पूरी तरीके से बर्न किया जा सकता है, जलाया जा सकता है अनकंट्रोलेबली, और इसकी वजह से बहुत भयानक डिवास्टेशन भी देखा जा सकता है। साथ ही में अगर हम आइस की बात करें तो आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, इनडिफरेंसेस को, इनसेंसिटिविटी को, ठीक है, रिजिडिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इमोशंस होते हैं, जो कोल्ड इमोशंस होते हैं, इनकी वजह से भी बराबरी उतना ही डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है जितना फायर डिस्ट्रक्शन कर सकती है। यानी जितनी तबाही एक आग मचा सकती है उतनी ही तबाही एक आइस भी मचा सकती है। अब ये फायर और आइस को आप फायर और आइस ना समझ करके ह्यूमन इमोशंस समझिए, ठीक है। तो फायर क्या है? फायर हमारी ग्रीड है, डिज़ायर है, लस्ट है, पैशन है, ठीक है। जो हमारे अंदर की आग होती है वही फायर है मेनली, ठीक है। आइस क्या है? जो लोगों से नफ़रत करते हैं, ठीक है, नफ़रत फैलाते हैं, ये सब क्या है? ये सब रिप्रेजेंट करता है कोल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो दुनिया है वो ख़त्म करी जा सकती है या ख़त्म हो सकती है ये दोनों ही एक्सट्रीम जो इमोशंस हैं इनके द्वारा। एक्सट्रीम इमोशंस यानी एक तरफ आग और एक तरफ फायर, ये दोनों में ही इतने ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये दुनिया को ख़त्म कर सकती है और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। या इसमें हम जो थीम है मेनली इस पोयम की रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन के डुअल नेचर को, ठीक है, कि ह्यूमन जो है उसके अंदर फायर भी होती है, उसके अंदर आइस भी होती है, यानी कि उस ह्यूमन के अंदर डिज़ायर्स भी हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की उनके अंदर इच्छाएं भी होती हैं, साथ ही में वो उसके अंदर नफ़रत भी भरी होती है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ही डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है, और ये दो कारण हैं, बहुत बड़े कारण हैं दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए अब हम चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि वाकई में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो क्या समझाना चाह रहे हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसका हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। यहाँ पर जो स्पीकर है यानी जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये स्टार्टिंग लाइंस बताते हैं कि जो आइडिया है कि जो फायर है वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है, ठीक है, जो कि जिसमें कि जो फायर है वो रिप्रेजेंट कर रही है इमोशंस को, डिज़ायर्स को, पैशन को, ग्रीड को, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन मचाया जा सकता है। और उसके बाद सेकेंड लाइन में कहते हैं सम से इन आइस, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया को आइस की वजह से भी ख़त्म किया जा सकता है। अब यहाँ पर आइस क्या है? आइस सिंबल्स हैं
कोल्ड के, नेगेटिविटी के, नेगेटिव इमोशंस के, हेट्रेड के, इन डिफरेंसेस के, साथ ही में क्रूअल्टी के भी ये इमोशंस है मेनली। आइस क्या है? इमोशन है हमारा, जो कि हेट्रेड वाला इमोशन है, जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो बता रहे हैं डिज़ायर को लेकर के, कि वो समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो जो जैसे पावरफुल और ओवरवेलमिंग जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि पैशन या ग्रीड है, ठीक है, इन दोनों ही इमोशंस को उन्होंने खुद भी महसूस किया है, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने बताया कि जो उनका पैशन है या ग्रीड है, ये एक्सपीरियंसेस ही वो कहते हैं कि बहुत है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं, वो एक और आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से फायर दुनिया को ख़त्म कर सकता है, उसी तरीके से दुनिया को एक बार डिस्ट्रक्शन हो गया है, फिर अगर दोबारा से हमें डिस्ट्रक्शन करना हो तो दोबारा से डिस्ट्रक्शन करने के लिए दुनिया को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। दुनिया को दोबारा भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर जो पोएट है वो हेट्रेड बता रहे हैं कि इंसान के अंदर अगर उसको पता चल जाए कि नफ़रत कितनी भयानक चीज़ है, तो वो जो नफ़रत है, जो उसके डिज़ायर्स हैं, उनको भी डिस्ट्रक्ट कर सकता है, उनको भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। और वो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कोल्डर तरीके से ख़त्म होगा, ठीक है। बहुत कोल्डनेस से, हेट्रेड, नेगेटिविटी से जो है ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो पोएट हैं वो ये भी कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो कोल्ड इमोशंस हैं, जैसे कि हेट्रेड हो गया, इनडिफरेंसेस हो गए, ये भी बराबरी का डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं, जस्ट लाइक फायर। यानी जितनी ज़्यादा आग में क्षमता है दुनिया को ख़त्म करने की, उतनी ही ज़्यादा क्षमता जो है वो बर्फ़ में भी है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रक्शन है आइस वाला, वो थोड़ा लंबे समय जो है उसको हो सकता है कि बहुत लंबा समय लग जाए डिस्ट्रक्शन करने में, बहुत स्लो प्रोसेस हो सकता है, पर इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। और फिर वो पोएम को कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि जो आइस है, यानी जो हमारे अंदर की हेट्रेड है, इनडिफरेंसेस हैं, वो भी इनफ है, अपने ही आप में पूरी है एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए। सिर्फ फायर ही डेंजरस नहीं है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से ये जो फीलिंग है कोल्डनेस की, ठीक है, इमोशंस को महसूस ना करने की, तो सामने वाले से नफ़रत करने की, यही बहुत है एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी लाने के लिए। ये बराबरी का ही इसमें कैपेसिटी है कि ये डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचा सकता है। तो इस पोएम में हमने क्या सीखा? इस पोएम में हमने ये सीखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो फायर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन के इमोशंस को समझाने के लिए, जिसमें कि जो फायर है वो सिंबलाइज कर रहा है पैशनेट को, इंटेंस इमोशंस को, उनके डिज़ायर्स को। सिमिलरली ऐसे ही जो आइस है, आइस सिंबलाइज कर रहा है कोल्डनेस को, नेगेटिव इमोशंस को, जैसे कि नफ़रत, हेट्रेड, ठीक है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों ही फायर या फिर आइस, इन दोनों में ही बराबर की क्षमता है डिस्ट्रक्शन लाने की और दुनिया को ख़त्म करने की, ठीक है। फिर इसमें जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है मेनली कि ह्यूमन के इमोशंस जो हैं किस तरीके से उनका जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, चाहे वो पैशन हो या फिर हेट्रेड हो, ये दोनों ही इमोशंस जो हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दुनिया के अंदर ला सकते हैं और सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के हाईलाइट पॉइंट्स को जानते हैं कि इस चैप्टर के हाईलाइट पॉइंट्स अभी तक हमने क्या क्या देखे। तो सबसे पहला हमने देखा डिस्ट्रक्शन थ्रू इमोशंस। तो इमोशंस किसके हैं? ये ह्यूमन इमोशंस है मेनली। तो यहाँ पर जो पोएम है ये एक्सप्लोर करती है आइडिया को जो कि ह्यूमन इमोशंस से रिलेटेड है, जैसे कि उनके डिज़ायर जिसको सिंबलाइज किया है हमने फायर से, साथ ही में जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, जो घृणा है लोग एक दूसरे से करते हैं, उसको सिंबलाइज किया है आइस से। इन दोनों ही यानी फायर और आइस में इतना पोटेंशियल है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं सिंबॉलिज्म पर। सिंबॉलिज्म में क्या क्या सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं? फायर और आइस का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि फायर रिप्रेजेंट कर रही है डिज़ायर्स को, पैशन को, लस्ट को और ग्रीड को। ठीक है, तो ये जो भी इमोशंस है ह्यूमन के, ये इंसान के अंदर एक आग जला सकते हैं और जिसकी वजह से तबाही मचाई जा सकती है। आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को, कोल्डनेस को, इनडिफरेंसेस को और साथ ही में इनसेंसिटिविटी को। और ये जो आइस है ये भी इक्वली उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है, उतनी ही तबाही मचा सकती है जितनी कि एक फायर मचाती है। डुअलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर डुअलिटी दिखाया है कि एक इंसान जो है उसके अंदर उसका जो नेचर है वो फायर वाला भी है, वो आइस वाला भी है। ठीक है, और उसके अंदर ताकत है कि वो एक्सट्रीम इमोशंस से भी वो दुनिया को ख़त्म कर सकता है। एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया? दो ऑपोजिट इमोशंस, एक तो बिल्कुल आग वाला इमोशन और एक एकदम बिल्कुल कोल्ड लाइक आइस वाला इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर thought about what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आपको कोई यहाँ पर उन्होंने बोला कि बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा आज नहीं तो कल, फ्यूचर में। ठीक है, पर आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड एंड होगा? क्या सन के ज़्यादा गर्म होने की वजह से वर्ल्ड एंड होगा या फिर सन के ठंडे पड़ जाने की वजह से होगा? तो जानते हैं आंसर में हम क्या लिखेंगे। Yes, it is possible that the world could end someday, whether through natural or human-made causes. If the sun were to get extremely hot, it could scorch the earth, making life impossible. On the other hand, if the sun grew colder and colder, the earth would freeze over, leaving it uninhabitable. Both scenarios emphasize the fragility of life on earth and the possibility that extreme changes in nature could eventually lead to its डिस्ट्रक्शन। तो आंसर में हमने बताया कि हाँ, दुनिया जो है आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगी, चाहे वो नेचुरली हो, ठीक है, या फिर वो मैन मेड कॉजेज़ की वजह से हो। अब अगर हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा था सन के बारे में कि अगर सन हॉट होगा तो क्या होगा, तो हम बताएंगे कि अगर सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिसकी वजह से धरती पर रहना असंभव हो जाएगा, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। सिमिलरली ऐसे ही अगर सन का टेम्परेचर कम होने लग गया, सन ठंडा होने लग गया, यानी धरती पर एक्सट्रीम ठंड पड़नी शुरू हो गई, तो भी लोगों के लिए रहना मुश्किल होगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो एकदम जो साउथ पोल है वहाँ पर कितना ज़्यादा ठंडा है, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, वो पोल्स पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पर डेजर्ट हो गया है, वहाँ पर भी कोई पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर भी लाइफ नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही जो एकदम ही ठंडे वाले इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पर भी कोई पेड़ पौधे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वहाँ पर तो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियोज़ में, चाहे बहुत ठंडा हो चाहे बहुत गर्म हो, धरती पर रहना असंभव हो जाएगा।
फॉर फ्रॉस्ट वॉट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए फायर का क्या मीनिंग है और आइस का क्या मीनिंग है। तो इन द पोएम फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, लस्ट, ग्रीड एंड फ्यूरी, intense emotions that can lead to destruction. Ice, on the other hand, symbolizes hate, coldness, indifference, insensitivity, and rigidity. Both fire and ice are destructive forces, with fire consuming quickly and ice causing destruction through slow, cold indifferences. अब यहाँ पर जो पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिज़ायर से, लस्ट से, ग्रीड से, फ्यूरी से, ठीक है, जो कि इंटेंस इमोशंस है, बहुत इंसान के बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सिमिलरली ऐसे ही जो आइस है वो हमें हेट्रेड, कोल्डनेस, ठीक है, इनसेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आइस रिप्रेजेंट करती है। तो चाहे वो फायर हो या आइस हो, दोनों के पास उतनी ही डिस्ट्रक्शन पावर है, ठीक है, बराबर की डिस्ट्रक्शन है। हालांकि जो फायर है उससे बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और जो आइस है वो एक स्लो प्रोसेस है, पर उससे भी डिस्ट्रक्शन उतना ही होगा जितना फायर से होगा। What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? अब हमें बताना है कि ये जो पोएम है हमारी उसकी राइमिंग स्कीम क्या है और ये जो राइमिंग स्कीम है वो कैसे हेल्प करती है कंट्रास्टिंग आइडियाज़ यानी दो ऑपोजिट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने में। तो इसमें लिखेंगे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ए बी ए बी सी बी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी राइमिंग इस पोएम की। ठीक है, दिस पैटर्न मिरर्स द कंट्रास्ट बिटवीन द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस fire and ice. The alternating rhyme scheme allows for a balanced expression of both ideas, highlighting their equal potential to bring about destruction. This structure also emphasizes the duality and conflict in human emotions, such as desire versus hatred, which can both lead to ruin. अब यहाँ पर ये जो हमने राइमिंग स्कीम देखी, ये जो पैटर्न हमने देखा, ये बहुत ही कंट्रास्टिंग है। यानी कंट्रास्टिंग का मतलब ऑल्टरनेटिवली ये रिपीट हो रहा है, जैसे ए बी ए, यहाँ बी सी बी। ठीक है, तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये दिखा रहा है कि दो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस यानी जो आइस और फायर है ये दोनों ही एक दूसरे के मिरर पैटर्न्स हैं। ठीक है, एकदम ऑपोजिट पैटर्न्स है। और ये जो ऑल्टरनेट जो पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये इस पोएम को बैलेंस आउट कर रहे हैं, दोनों ही आइडियाज़ को बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि चाहे वो आइस हो या फायर हो, दोनों में ही इक्वल पोटेंशियल है डिस्ट्रक्शन करने का। ठीक है, यानी ए बी ए क्या है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है हर चीज़, बी सी बी फिर बी सी बी, ये क्या है, बैलेंस आउट हो रहा है ये सब यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्फसाइज कर रहा है डुअल नेचर को, ह्यूमन के इमोशंस को, जो कि है उनकी डिज़ायर्स, उनकी हेट्रेड। ठीक है, उन दोनों को ही ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, डुअलिटी ला रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी ला रहा है ह्यूमन के इमोशंस को, और दोनों ही कारणों से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब आते हैं हम इस चैप्टर की समरी पर। तो आप लोग इस समरी को नोट डाउन कर लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का और बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अपनी रफ नोटबुक्स में राइट डाउन करेंगे। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ कंसाइज yet powerful exploration of how the world might end, using the contrasting symbols of fire and ice to represent opposing human emotions. Frost reflects on the destructive nature of desire and hatred. Fire is symbolic of intense emotions like desire, greed, and passion, while ice represents hatred,
coldness and indifference both he suggests are capable of causing destruction। तो यहाँ पर जो पोयम है फायर और आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है, ये हालांकि देखने में तो बहुत छोटी सी है पर बहुत पावरफुल आइडिया दे रही है कि किस तरीके से दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दो सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जो कि है फायर और आइस, जो कि है ह्यूमन के इमोशंस। ठीक है, एक तरफ उसका इमोशन बहुत ज़्यादा फायरी है, एक तरफ उसका इमोशन ह्यूमन का बहुत ज़्यादा आइसी है। अब यहाँ पर जो इमोशंस हैं दोनों में ही पावर इतनी ज़्यादा, दोनों ही इमोशंस जो हैं उनका एक डिस्ट्रक्टिव नेचर है, उनका तबाही मचाने वाला नेचर है, चाहे वो डिज़ायर्स हो चाहे वो हेट्रेड हो। यहाँ पर डिज़ायर हो गया हमारा फायर और हेट्रेड हो गया हमारा आइस। अभी जो फायर है ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशंस को, जो कि है डिज़ायर, ग्रीड और पैशन, जबकि जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेड को, कोल्डनेस को, इनडिफरेंसेस को। और दोनों ही ये जो वर्ड्स हैं इनमें इतनी क्षमता है कि इसकी वजह से तबाही हो सकती है। The poet expresses his belief that either fire or ice could end the world, emphasizing that extreme emotions can be equally destructive. While fire symbolizes burning passion, ice represents cold-heartedness. The poem highlights the potential dangers of both fiery desires and cold indifference, revealing how human emotions can lead to catastrophic consequences. Despite its brevity, the poem offers a profound reflection on human nature and the duality ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ मीनिंग है यहाँ पर भी कि जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि ये जो चाहे फायर हो या आइस हो, दोनों ही जो इमोशंस हैं ह्यूमन बीइंग के, इन दोनों की वजह से ही अर्थ जो है कभी ना कभी एंड हो सकती है। ये दोनों ही एक्सट्रीम इमोशंस हैं और इक्वली डिस्ट्रक्टिव भी हैं। फायर जो है हमने पहले भी जाना कि वो सिंबलाइज कर रहा है पैशन को, पर जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोल्ड हार्टेडनेस को। ठीक है, उसके बाद ये जो पोएम है ये मेनली हाईलाइट करती है पोटेंशियल डेंजर्स को, जो कि चाहे वो फायर से हो रहा हो डैमेज या फिर कोल्ड से डैमेज हो रहा हो, डैमेज तो होगा ही होगा। और ये सब क्यों है? ये है ह्यूमन इमोशंस की वजह से, कि ह्यूमन इमोशंस की वजह से ही कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, तबाही आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ये चैप्टर का एंड है। वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।